वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और ये हमारी इम्पोर्टेंट आर्टिकल की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहाँ तक डिस्कस कर लिया था और हमें डिस्कस करना था फिर उसके बाद बिल्स। तो इस वीडियो में हम बिल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इन आर्टिकल्स पर जाने से पहले हम बिल्स कितने टाइप के होते हैं ये जान लेते हैं। हमारे पास टोटल 4 टाइप के बिल्स होते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंशियल बिल और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये टोटल 4 टाइप के बिल्स होते हैं हमारे पास, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब ये जान लिया है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 107 जो कि हमारा पहला आर्टिकल है बिल से रिलेटेड, आर्टिकल नंबर 107 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 107 में क्या लिखा गया है? प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। आर्टिकल नंबर 7 में इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोविजन होगा बिल को और उसे हाउसेज में पास कराने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये सब मेंशन है इसके अंदर। हालांकि सभी बिल्स के लिए मेंशन नहीं है, वो हमें आगे पता चलेगा। ये जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल नंबर 107, ये मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 1 पर अप्लाई नहीं होते हैं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर अप्लाई होते हैं। ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2 पर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 108, ये है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। ये हाउसेज की जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड है। जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड हम बातें भी जान लेते हैं। ये तो जान लिया कि 108 है रिलेटेड जॉइंट सिटिंग से आर्टिकल। अब जॉइंट सिटिंग के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, जॉइंट सिटिंग को कौन बुला सकता है? जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग को बुला सकते हैं। दूसरी बात, जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेज को लीड कौन करता है? दोनों हाउसेज को जॉइंट सिटिंग में स्पीकर ऑफ द लोकसभा लीड करते हैं। दो बातें ये हो गई कि बुला कौन सकता है और लीड कौन करता है। अब तीसरी बात, जॉइंट सिटिंग किस कब बुलाई जाएगी? क्या ऐसा केस हुआ कि हमें जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी? तो 3 ऐसे केसेस हैं जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ये ध्यान सुनिएगा, जॉइंट सिटिंग सिर्फ 3 केसेस में बुलाई जा सकती है। अब उन तीनों केसेस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला केस, एक हाउस ने बिल को पास कर दिया पर दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा ने तो पास कर दिया पर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। उस केस में जॉइंट सिटिंग बुला सकती है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि राज्यसभा ने पास कर दिया पर लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया। तो पहला केस तो ये हो गया, एक हाउस ने पास किया बिल को पर दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। दूसरा क्या केस है जिसमें जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? एक हाउस ने बिल को पास कर दिया और दूसरे हाउस के पास भेज दिया, पर दूसरा हाउस कहता है नहीं, हमें इनमें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, कुछ ये चीज़ें, और उसने उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दी, उस बिल में कुछ अमेंडमेंट कर दी, और फिर अमेंडमेंट करने के बाद उस बिल को वापस पहले वाले हाउस के पास भेजा और उस हाउस ने फिर उन अमेंडमेंट्स की हुए बिल को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा ने कोई बिल पास किया और पास करके राज्यसभा के पास भेज दिया, पर राज्यसभा ने कहा नहीं, इसमें हमें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही, ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, इसलिए हम इसे अमेंड कर देते हैं, और राज्यसभा ने उस बिल को अमेंड कर दिया और अमेंड करके वापस से लोकसभा के पास भेज दिया पास करने के लिए। पर उस टाइम फिर लोकसभा ने मना कर दिया कि जो आपने चेंजेस किए हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे केस में भी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा केस जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। तीसरा केस, लास्ट केस जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, वो ये है कि एक हाउस ने बिल को पास कर दिया, दूसरे हाउस के पास भेज दिया, पर 6 महीने तक वो हाउस उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेता। ऐसे केस में भी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा ने बिल पास किया और राज्यसभा के पास भेज दिया, पर राज्यसभा ने 6 महीने तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो ऐसे केस में भी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो ये 3 केसेस हो गए जिस केस में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अब जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट हम देख चुके हैं, कौन बुला सकता है, कौन लीड करता है, कब कब बुलाई जा सकती है, और चौथा एक और है कि ये जो जॉइंट सिटिंग है ना, हमारे पास 4 टाइप के बिल हैं टोटल, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी, मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल। ये ना सिर्फ फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल के केस में बुलाई जा सकती है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ये नहीं बुलाई जाती है। वो क्यों नहीं बुलाई जाती है वो आपको आगे समझ आ जाएगा। तो ये बुलाई जाती है सिर्फ फाइनेंशियल बिल्स के रिलेटेड या फिर ऑर्डिनरी बिल के केस में बुलाई जाती है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिलेशन में ये नहीं बुलाई जाती है। उसका मैं अभी बता ही देता हूँ। मनी बिल के केस में उसे इसलिए नहीं बुलाया जा सकता है
क्योंकि मनी बिल के केस में ना लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है राज्यसभा के कंपैरिजन में। तो राज्यसभा अगर उसे रिजेक्ट भी कर देना तो भी वो पास हो जाता है। तो वहाँ पे इसको बुलाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। जब एक हाउस के रिजेक्ट करने के बाद भी ये पास हो जाएगा तो फिर जॉइंट सिटिंग को बुलाने की रिक्वायरमेंट ही क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में क्यों नहीं बुलाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही हाउसेस से बिल अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं पास होता है। तो वहाँ पे भी कोई सेंस नहीं बनता जॉइंट सेटिंग बुलाने का। तो जॉइंट सेटिंग सिर्फ फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल के केस में बुलाई जा सकती है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं बुलाई जा सकती। तो ये 4 बातें हैं जॉइंट सेटिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमने 2 आर्टिकल कर लिए हैं, 107 और 108। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 109। आर्टिकल नंबर 109 क्या कहता है? स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। ये कहता है कि हमने आर्टिकल नंबर 7 में देख तो लिया था कि प्रोसीजर थे बिल्स को पास करने के, पर जो मनी बिल है ना, इसको पास करने का प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल से अलग होता है। तो इसके लिए ना स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है, और जो स्पेशल प्रोसीजर है इसे पास करने का, वो आर्टिकल नंबर 109 में लिखा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या स्पेशल है प्रोसीजर में। इसमें यह है कि जो मनी बिल है ना, उसको हम इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं, उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मतलब पहले वो लोकसभा में ही आएगा और उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले उसे हम राज्यसभा में ले आए और फिर लोकसभा में भेज दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज तो ये होगा कि इंट्रोडक्शन उसका लोकसभा में ही होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके प्रोसीजर में ये स्पेशल है। बाकी ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर इसे नहीं कर सकते, इसे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरी चीज, अब लोकसभा में आ गया ये और लोकसभा ने इसे पास कर दिया। अब क्या होगा? ये जाएगा राज्यसभा के पास। अब जब ये राज्यसभा के पास चला गया, राज्यसभा ना इसके साथ सिर्फ 2 ही काम कर सकता है, या तो इसे पास कर सकता है या फिर इस पर रिकमेंडेशन दे। वो इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो ना ही इसे अमेंड कर सकता है। यानी कि राज्यसभा के पास मनी बिल को ना ही अमेंड करने की पावर होती है, ना ही रिजेक्ट करने की पावर होती है। वो या तो इसे पास करेगा या इस पर रिकमेंडेशन देगा। और इन दोनों में से कोई भी काम अगर नहीं करता है वो 14 दिन तक, तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है, दोनों हाउसेस से वो बिल पास हो जाता है। और अगर इन 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दे दी, रिकमेंडेशन देने पर फिर वो लोकसभा के पास आता है, तब भी लोकसभा की मर्जी है कि वो उन रिकमेंडेशन को लोकसभा माने या ना माने। मान लेगा तो ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में बिल पास हो जाएगा, ना माने तो ओरिजिनल फॉर्म में भी बिल को पास कर दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर पावर होती है। सारी पावर ऑलमोस्ट लोकसभा के पास ही होती है। तो ये तो रही मनी बिल की बात। इसमें 2 ही चीजें ध्यान रखने की हैं कि इंट्रोडक्शन कहाँ होगा, लोकसभा में, और जो राज्यसभा के केस में ये 14 डेज वाला जो केस है, इसे ध्यान रख देते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 110। ये रिलेटेड है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। इस आर्टिकल के अंदर किस बिल को मनी बिल कहेंगे ये लिखा हुआ है। इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स मेंशन है कि अगर ये इसमें इनमें से कोई पॉइंट उसके बिल के अंदर है तो उसे मनी बिल कहा जाएगा, वरना उसे मनी बिल नहीं कहा जाएगा। तो इन शॉर्ट मनी बिल की क्या डेफिनेशन है वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। एक और चीज इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, वो ये है कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं ये डिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यानी कि अगर कंफ्यूजन है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो इसका डिसीजन किसके हाथ में होगा? लोकसभा के स्पीकर के पास। तो कोई मनी बिल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर द्वारा। और इसमें एक चीज और मेंशन्ड है, थर्ड पॉइंट, वो ये है, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए। जब लोकसभा के स्पीकर, जब लोकसभा से मनी बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है या फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके सिग्नेचर के लिए, उससे पहले लोकसभा के स्पीकर को सर्टिफाई करके देना होता है कि इट इज अ मनी बिल, और फिर भेजा जाता है आगे वो। तो ये 3 बातें थी मनी बिल से रिलेटेड। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 117। आर्टिकल नंबर 117 क्या है? स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 टाइप के बिल होते हैं, ये आ गया तीसरे टाइप का बिल। जो फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2। ये दोनों ही टाइप के फाइनेंशियल बिल्स आर्टिकल नंबर 117 के अंदर है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 आर्टिकल नंबर 117 के क्लॉज 1 में है, और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2 आर्टिकल नंबर 117 के क्लॉज 3 के अंदर प्रेजेंट है। तो फाइनेंशियल बिल्स जो है हमारे आर्टिकल नंबर 117 में है। अब जो हमारा
लास्ट और फोर्थ टाइप का बिल बच गया, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 368 में, कि इसको कैसे पास किया जाएगा, कहाँ से कहाँ क्या कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये सब रिलेटेड है इसके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर। आर्टिकल नंबर 368 के अंदर एक और चीज मेंशन्ड है, कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम अमेंड करते हैं ना टाइम टू टाइम, ये अमेंड करने का जो प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, ये चीज भी आर्टिकल नंबर 368 के अंदर मेंशन्ड है। तो ये हो गया हमारा बिल्स का सेक्शन समाप्त, कि 4 टाइप के बिल होते हैं, चारों से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक बजट, या फिर थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में कहें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 112 है बजट से रिलेटेड। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बजट नाम का शब्द कहीं नहीं मिलेगा, वहां क्या लिखा मिलेगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आर्टिकल नंबर 112 है इसका टाइटल है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट तो एक लेमैन टर्म हो गया, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपसे सीधा सवाल आएगा आर्टिकल नंबर 112 में क्या है, तो वो रिलेटेड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी कि बजट से। तो बजट के बारे में थोड़ी बातें और जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमारे काम आ सकती हैं। वो ये है कि बजट होता क्या है, पहले तो यही जान लेते हैं बजट होता क्या है। ये जो हमारा बजट क्या होता है, बजट ना एक समरी हो सकती है या फिर एक स्टेटमेंट कह दीजिए। किस चीज की समरी? जो आने वाले ईयर का एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसकी समरी, यानी आने वाले ईयर में सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है और सरकार के द्वारा कितना खर्चा किया जाएगा, इसका एस्टिमेट होता है बजट। और ये आने वाले ईयर के लिए प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि अगर आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी 2022 में कोई बजट पेश कर रहे हैं ना, तो बजट पेश कर रहे हैं 22-23 के लिए, यानी कि मार्च 2022 से मार्च 2023 के लिए। तो दूसरी बात जो बजट से इम्पोर्टेंट, बजट के से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 1924, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे? 1924 से पहले जो है वो जनरल बिल और रेलवे जनरल बजट और रेलवे बजट अलग नहीं होता था। ये 1924 में इनको अलग किया गया, यानी कि 1924 से जनरल बजट अलग आने लगा और रेलवे बजट अलग आने लगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस टाइम रेलवे बजट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता था, बहुत बड़ा अमाउंट होता था, तो अच्छी हैंडलिंग के लिए उसको अलग कर देना ही ठीक था। तो 1924 ये इसमें क्या हुआ था इस ईयर में? इसमें रेलवे बजट को अलग किया गया था जनरल बजट से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पहला रेलवे बजट है वो 1924 में पेश किया गया था। तो ये ऐसा ही चलता रहा, देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी ऐसे चलता रहा, रेलवे बजट आता था हर साल और जनरल बजट भी आता था। पर ये लास्ट कब तक चला? 2016 तक। 2016 में लास्ट रेलवे बजट आया था, उसके बाद रेलवे बजट और जनरल बजट को फिर से मर्ज कर दिया गया। 2017 में जो हमने प्रेजेंट किया बजट, उसके अंदर एक ही बजट था, जनरल बजट। रेलवे बजट का काम समाप्त कर दिया गया उस टाइम, क्योंकि अब इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं। तब सिचुएशन कुछ अलग थी, अब सिचुएशन अलग थी। तो आर्टिकल नंबर 112 से क्या हो गया कि आर्टिकल नंबर 112 है बजट से रिलेटेड। बजट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बातें बता दी हैं, बजट होता क्या है नॉर्मल भाषा में। दूसरा, 1924 में से जनरल बजट और रेलवे बजट अलग हो गए थे, पर लास्ट जो सेपरेट बजट आए थे वो 2016 में आए थे। 2017 में जो बजट पेश गया तब से इनको मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो हमारे बिल्स थे और बजट है, तो ये जो हमने आर्टिकल्स पढ़े ना, ये तो नेशनल लेवल के लिए थे, इनके स्टेट लेवल पे भी ये सब काम होते हैं, तो इनके स्टेट लेवल आर्टिकल्स भी हैं। सिमिलरली बजट के लिए भी एक स्टेट लेवल बजट का आर्टिकल भी है। जैसे कि नेशनल लेवल पे तो आर्टिकल नंबर 112 है, स्टेट लेवल पे इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 202। सिमिलरली जो हमारे बिल्स थे उनसे रिलेटेड भी हैं, जैसे कि जो हमारा जो प्रोविजन और इंट्रोडक्शन वाला था आर्टिकल नंबर 107, उससे सिमिलर जो स्टेट लेवल पे है वो है 196। जो 109 था स्पेशल प्रोसीजर वाला मनी बिल के लिए, उससे रिलेटेड आर्टिकल है स्टेट लेवल पे 198। मनी बिल जो है 110, उससे रिलेटेड आर्टिकल है स्टेट लेवल में 199। और जो हमारा फाइनेंशियल बिल था 117, उससे रिलेटेड आर्टिकल जो स्टेट लेवल में है वो है 207। तो इन चारों आर्टिकल्स को भी आप ध्यान रखें बिल से रिलेटेड, और जो एक 202 बजट से रिलेटेड है इसे भी ध्यान रखें।
ये भी काम आ सकता है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट्स एंड रिट्स। कोर्ट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है और रिट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं, ये देखते हैं हम। अब देखिए, कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स और हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल और इनके द्वारा रिलीज की गई रिट से रिलेटेड। तो पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 124। 124 क्या है? इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये क्या कहता है? ये कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। दूसरी बात, इसका क्या कॉम्पोजिशन होगा, कि इसमें सीजीआई होगा और बाकी जजेस भी होंगे, ये बात भी इसी में मेंशन्ड है कि एक सीजीआई होगा और 33 अदर जजेस होंगे और इन सभी को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और इनकी रिटायरमेंट की एज भी लिखी है इसके अंदर कि 65 साल इनकी रिटायरमेंट की एज होगी। और एक चीज़ और मेंशन्ड है इस आर्टिकल के अंदर कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्वालिफिकेशन में इसमें ये मेंशन्ड है, या तो मिनिमम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में जज रहे हों, या फिर मिनिमम 10 साल के लिए ये किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों। ये क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। दो क्राइटेरिया, इनमें से कोई सा भी एक होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है इनकी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, या तो 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में। तो ये था आर्टिकल नंबर 124, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 124 ए पर। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है, इसमें क्या है, इस कमीशन से, इसमें ये लिखा गया है कि ये कमीशन होना चाहिए, यानी इसको बनाना है। दूसरा, इस जो वो कमीशन है इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। अब कॉम्पोजिशन के बारे में बस एक बात जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो होंगे हमारे सीजीआई, वो होंगे एक्स ऑफिस को चेयरमैन, यानी कि वो सीजीआई हैं, उन सिर्फ उस पोस्ट की वजह से यहाँ वो चेयरमैन है। तो ये दो आर्टिकल हो गए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब एक आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट की रिट से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 32। जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है वो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है, यानी कि ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट जारी करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट जारी कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट जारी कर सकता है। अभी इस बात पे दोबारा आएंगे हम जब हाई कोर्ट देखेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 214। ये रिलेटेड है हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स। ये कहता है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए, यही बात कहता है, बस ये इतना। ठीक है, इसके अंदर कॉम्पोजिशन मेंशन नहीं है कि क्या कॉम्पोजिशन होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक ही आर्टिकल में मेंशन था कॉम्पोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट, इसमें सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बात कही है, कॉम्पोजिशन किसी और आर्टिकल में मेंशन है, उसे इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 222। 222 क्या है? ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ये कहता है कि किसी हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफर का प्रोविजन है वो इसके अंदर है। और ये ट्रांसफर कौन करेगा? इनके प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 226। ये है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। ये आर्टिकल हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने की, यानी कि हाई कोर्ट इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिट इशू करता है, यानी कि 226। अब इसमें क्या है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के केसेस में रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट जारी कर सकता है, पर हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के केस में रिट जारी कर सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब है आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये कहता है कि 2 स्टेट या फिर 2 से ज्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर एक में ही हाई कोर्ट हो, तो कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ये प्रोविजन इसके अंदर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है कैग से, CAG। इनकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 144 इनसे रिलेटेड है। इसका टाइटल ही यही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें क्या मेंशन है कि इंडिया में एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होने चाहिए, मतलब CAG की पोस्ट का प्रोविजन इस आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं CAG होते कौन है।
ये एक ऐसे इंसान होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को ऑडिट करते हैं। जैसे ऑडिटर की पोस्ट होती है ना, ये ऑडिटर ही है, ये हमारे देश के पहले ऑडिटर हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को जो ऑडिटर ऑडिट करता है वो क्या होते हैं, यानी कि वो चेक करते हैं कि सरकार के लेन देन में कोई घोटाला तो नहीं है, वो काम होता है इनका। तो ये हो गया, कैग से रिलेटेड आर्टिकल है हमारा 148, इनकी पोस्ट का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 148 के अंदर है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 6 के अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर। पार्ट 5 बहुत लंबा चल गया था, कोई बात नहीं, आगे वाले पार्ट्स इतने लंबे नहीं हैं, उनमें आर्टिकल्स कम हैं। अब आ जाते हैं हम पार्ट 6 में, जो पहला है वो है गवर्नर। गवर्नर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है गवर्नर से रिलेटेड, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। ये क्या कहता है, ये बस इतना कहता है कि हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, यानी गवर्नर की पोस्ट आर्टिकल नंबर 153 के अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल जो गवर्नर से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 161। इसका क्या है, ये क्या है, जो जैसे प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर्स थी ना, ऐसे ही गवर्नर के पास भी पार्डन पावर्स हैं, और ये चीज मेंशन है आर्टिकल नंबर 161 में। प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन पावर्स हैं वो कैसे हैं, वो किसमें मेंशन है, आर्टिकल नंबर 72। और जो गवर्नर की पार्डन पावर्स हैं वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 161 में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम चीफ मिनिस्टर से जो रिलेटेड आर्टिकल है। एक आर्टिकल है इंपॉर्टेंट जो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, वो है आर्टिकल नंबर 164। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है कि गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का प्रोविजन आर्टिकल नंबर 164 में है। इन अदर वर्ड्स, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट आर्टिकल नंबर 164 में है। साथ में इसमें दो तीन और भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारा, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो जो हमारी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसकी 15% स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% या उससे कम होनी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे स्टेट लेवल पे गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की। अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टेट लेजिस्लेचर से, वो है आर्टिकल नंबर 168। इसका टाइटल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट। ये कहता है कि स्टेट्स में लेजिस्लेचर होना चाहिए, और साथ में ये भी बताता है उसमें कौन कौन होंगे। उसमें होंगे नंबर 1 गवर्नर, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब गवर्नर हर स्टेट में होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है आज की डेट में, वो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आर्टिकल नंबर 168 क्लियर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट से रिलेटेड है, यानी कि लेजिस्लेचर होना चाहिए, और इसके अंदर क्या क्या होंगे वो भी मेंशन्ड है कि गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके अंदर एक आर्टिकल मेंशन नहीं है, मैं वैसे बता देता हूं आपको, आर्टिकल नंबर 169। 169 किससे रिलेटेड है, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि किसी स्टेट में अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या फिर हटानी है, वो आर्टिकल नंबर 169 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इसके अंदर आर्टिकल नंबर 170। आर्टिकल नंबर 170 है कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉम्पोजिशन की बात इसमें कही गई है कि इसमें मिनिमम 60 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम इसके अंदर 500 मेंबर हो सकते हैं। बस इतनी सी बात है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और भी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 171, कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या कॉम्पोजिशन होगा, वो इसके अंदर मेंशन है कि उसके अंदर मिनिमम 40 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं उसके अंदर, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है ना, उसका जो 1/3 है वो उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 172 पर। आर्टिकल नंबर 172 है रिलेटेड ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि जो हमारे दोनों हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका टर्म क्या होगा, ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है 172 में। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका टर्म है 5 साल का, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका टर्म है 6 साल का। अब अगेन ये राज्यसभा के तरीके, कुछ कुछ राज्यसभा से सिमिलर है कि ये भी एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता। इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, पर असेंबली कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड।
अब फिर यूनियन टेरिटरीज अगर इस वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यूनियन टेरिटरीज का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, यानी कि पार्ट 3 में लेके आएंगे। थैंक यू। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।